जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की क्या है संभावना है। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास कह रहा है कि परासरण दाब या उसी को क्या बोलते हैं, परिसारक दाब क्या होता है। देखिए बाबू, परिसारक दाब क्या होता है? कह रहा है कि परासरण की प्रक्रिया को क्या करने के लिए बाबू, रोकने के लिए कम सांद्रता वाले विलायक की ओर आरोपित बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। यानी आपको समझना यह है बाबू, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या समझना है कि मान लीजिए आपके पास क्या है बाबू, दो विलायक है। क्या है बाबू? विलायक है। ये आपके पास कौन सी झिल्ली होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली बाबू? इसको मैंने बोल दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य क्या है बाबू? झिल्ली है। ठीक है बाबू। अच्छा, अब इसकी एक साइड हमने क्या रखा? एक बिलियन रखा। एक बिलियन इस साइड है और एक बिलियन क्या है? इस साइड है। ठीक है बाबू। दो बिलियन है जो किससे अलग है? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या है? अलग है। अब यहां देखना है, इधर जो विलायक है, इधर जो क्या है बाबू, विलायक है, उस विलायक की कैसी सांद्रता है? उच्च सांद्रता है। मतलब इधर विलायक की मात्रा क्या है? अधिक है। और इस साइड जो है बाबू, विलायक की निम्न सांद्रता है। विलायक की निम्न सांद्रता। ठीक है बाबू। विलायक की इधर क्या है? निम्न सांद्रता। अब होगा क्या बाबू, जो विलायक है वो हमेशा अपनी उच्च सांद्रता से, किधर बाबू? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेगा? गति करेगा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू? परासरण कहलाती है। अब हमको इस परासरण की प्रक्रिया को रोकना है तो हम क्या करेंगे? निम्न सांद्रता वाले विलायक की ओर एक बाहर से क्या करेंगे? प्रेशर क्या करेंगे? आरोपित करेंगे। और ये जो बाहर से क्या लगा है बाबू, बाह्य दाब लगाया गया है, यही बाह्य दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कहिएगा? परासरण की प्रक्रिया को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए किसकी ओर? कम सांद्रता वाले विलायक की ओर आरोपित बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। इतना तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि परासरण दाब एक कैसा है बाबू? अणुसंख्य गुणधर्म है। और तीसरी बात याद रखनी है बाबू, परासरण दाब विलेय के अणुओं के संयोजन या वियोजन के कारण अपसामान्य हो जाता है। कई बार ये 2 नंबर एक क्वेश्चन पूछा है कि परासरण दाब अब सामान्य क्यों हो जाता है? तो कहिएगा परासरण दाब में विलेय के अणुओं के संयोजन या वियोजन के कारण क्या हो जाता है? अपसामान्य हो जाता है। समझ में आ गया बाबू? चलिए, परासरण दाब को किससे लिखेंगे बाबू? पाई से। और पाई बराबर क्या होता है बाबू? CRT या पाई बराबर CST। जो R है विलयन, जो R है बाबू ये गैस नियतांक, और जो S है क्या है बाबू? S है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन स्थिरांक बाबू? विलयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बाबू? विलयन स्थिरांक। समझ में आया कि नहीं आया? या इसको अन्य किस रूप में लिख सकते हैं? पाई बराबर N बट्टा V। N क्या है? विलेय की मोल संख्या, और V क्या है बाबू? विलयन का आयतन। क्या है बाबू? विलयन का क्या है? आयतन है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? अच्छा, और R आपको समझ में आ रहा है, गैस नियतांक, और T क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमेशा किस में लिखिएगा बाबू? केल्विन में। ताप किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। ये T क्या है? ताप है, और ताप किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। एक बार आप देख लीजिए, परासरण दाब या परिसारक दाब क्या है? परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए कम सांद्रता वाले विलायक की ओर आरोपित बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब क्या है? एक अणुसंख्य गुणधर्म है। और परासरण दाब जो होता है विलेय के अणुओं के संयोजन या वियोजन के कारण क्या हो जाता है बाबू? अपसामान्य हो जाता है। और पाई बराबर याद रखिएगा CRT या CST, या पाई बराबर N बट्टा भी RT। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा बाबू, जो पाई होता है क्या होता है बाबू? पाई
पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से परासरण दाब बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से परासरण दाब क्या होता है, घटता है। ये भी आपको इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा चुका है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास क्या कह रहा है बाबू, उल्टा परासरण। उल्टा परासरण क्या है तो कहिएगा निम्न सांद्रता वाले विलायक की ओर आरोपित जो बाह्य दाब का मान है अगर परासरण दाब से अधिक हो जाए तो विलायक अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण उल्टा परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, उल्टा परासरण। उल्टा परासरण को RO रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बाबू, यानी मैंने क्या बताया आपको कि ये जो बाह्य दाब है, ये बाह्य दाब का मान अगर परासरण दाब से क्या हो जाए, अधिक हो जाए तो विलायक अब किधर से किधर गति करने लगेंगे, निम्न सांद्रता से किधर बाबू, उस सांद्रता की ओर गति करने लगेंगे। यानी परासरण का उल्टा प्रक्रिया होने लगता है, इसी को कहा जाता है उल्टा परासरण। और उल्टा परासरण में इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, आपको याद रखना है कि परासरण दाब का मान किससे, बाह्य दाब के मान से क्या होता है, कम होता है, या कह सकते हैं बाह्य दाब परासरण दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो आपसे कंडीशन पूछा जा सकता है। यानी उल्टा परासरण में याद रखना है विलायक किधर से किधर गति करेगा, तो उल्टा परासरण में विलायक किधर से किधर गति करेगा, तो कहिएगा सर निम्न सांद्रता से किधर गति करेगा, उच्च सांद्रता की ओर क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है बाबू, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, परासरण और विसरण में क्या लिखे, अंतर लिखे। और आप ध्यान से इसे देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की प्रबल क्या है, संभावना है। देखिए परासरण क्या है, परासरण की प्रक्रिया में विलायक अपनी उच्च सांद्रता से किधर बाबू, निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो विलायक किधर से किधर चलेगा बाबू, उच्च सांद्रता से किधर, निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे। जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी परासरण में केवल किसके अणु गति करेंगे, तो परासरण में केवल विलायक अणु गति करेंगे, जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों अणु क्या करते हैं, गति करते हैं। और किधर, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। दूसरा, परासरण में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है, जबकि इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की क्या है, आवश्यकता है। परासरण केवल द्रव माध्यम में होता है। किसमें होता है बाबू, द्रव माध्यम होता है, जबकि विसरण ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में होता है। समझ में आया बाबू? चलिए चौथा अंतर क्या है, परासरण एक दिशी होता है, जबकि विसरण बहुदिशी होता है। विसरण क्या होता है बाबू, बहुदिशी होता है। तो ये चार अंतर आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या क्या समझे बाबू? पहला अंतर, परासरण में विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा, जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। परासरण केवल द्रव माध्यम में होता है, विसरण ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में होता है। परासरण एक दिशी होता है, विसरण बहुदिशी होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? और एक और यहां सब्जेक्ट याद रखिएगा, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, इससे केवल और केवल कौन पार करेंगे, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल किनके अणु पार करते हैं, तो आपको मालूम है विलायक के अणु पार करेंगे, जबकि किसके अणु पार नहीं करेंगे, तो विलेय के अणु पार नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर कितना था, 3, परासरण और विसरण में अंतर। इसे लिख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप एक बार इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अणुसंख्य गुणधर्म या सहजात गुणधर्म क्या है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म है कि कौन इसमें से अणुसंख्य गुणधर्म है या कौन इसमें अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। चलिए बाबू देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म क्या है।
कह रहा है बाबू कि विलयन का वह गुणधर्म जो विलेय की अणुओं की मात्रा पर निर्भर करता है अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यानी विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। और अणुसंख्य गुणधर्म कितने होते हैं बाबू? 4 होते हैं। वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब। ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? तो विलयन का वह गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है अणुसंख्य गुणधर्म या सहजात गुणधर्म कहलाता है। सहजात गुणधर्म की संख्या कितनी होती है? 4। पहला वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा हिमांक का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन, चौथा परासरण दाब। और परासरण दाब 100% क्वेश्चन आता है, तो मैंने पहले भी आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 कह रहा है बाबू इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव क्या है आपको समझना है। तो देखिए बाबू, साम्य अवस्था की स्थिति में इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों के बीच के विभव के अंतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, यानी साम्य अवस्था की स्थिति में। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या समझना है बाबू? मान लीजिए, देखिए बाबू, ये आपके पास मान लीजिए क्या है बाबू, इसके अंदर हमने क्या रखा है? विद्युत अपघट्य। क्या रखा है बाबू? विद्युत क्या रखा गया? अपघट्य। अब ये जो आपके पास क्या है बाबू? इलेक्ट्रोलाइट, यानी क्या है? विद्युत क्या है बाबू? अपघट्य है। ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्या है बाबू? अपघट्य है। अब ये विद्युत अपघट्य में हमने क्या किया बाबू? एक इलेक्ट्रोड लगाया। ये क्या लगाया बाबू? इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड किसका होगा बाबू? धातु का होगा। अब इस इलेक्ट्रोड का मान लीजिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या है? कैपेसिटी है। तो ये आपके पास क्या है बाबू? इलेक्ट्रोड है। क्या है बाबू? इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड का या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी। तो जब भी क्या होगा? रिएक्शन प्रारंभ होगा तो साम्य अवस्था में इस इलेक्ट्रोड तथा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का है। तो ये विद्युत अपघट्य भी क्या होगा? कॉपर सल्फेट का। अब बाबू ये टूटेगा प्लस प्लस और किसमें बाबू? माइनस माइनस में। तो इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य में जो क्या है? आयन है, इनके बीच के पोटेंशियल का अंतर क्या कहलाता है बाबू? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी साम्य अवस्था की स्थिति में इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों के बीच के विभव के अंतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के होते हैं। एक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी अगर इस इलेक्ट्रोड का क्या है बाबू? टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन त्यागने का, तो ऑक्सीडेशन वाला होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का तो रिडक्शन वाला होगा। ठीक है बाबू? तो ये है इलेक्ट्रोड विभव, यानी साम्य अवस्था की स्थिति में किसके बीच बाबू? इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों के बीच के विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, आक्सीकरण और कौन बाबू? अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है बाबू, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या आ रहा है बाबू? मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है बाबू? तो कहिएगा 1 मोल विद्युत अपघट्य तथा 298 केल्विन ताप की स्थिति में जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसी को कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी जो हमने विद्युत अपघट्य यूज किया था, ये विद्युत अपघट्य कितना मोल हो जाए बाबू? 1 मोल, और साथ साथ 1 मोल विद्युत अपघट्य हो जाए और टेम्परेचर कितना हो जाए बाबू? 298 केल्विन, यानी 298 केल्विन। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसे ही कहा जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया बाबू? तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो कहिएगा
1 मोल विद्युत अपघट्ट तथा 298 केल्विन ताप की स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव को ही कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है बाबू, तो कितना कंडीशन है, 1 मोल विद्युत अपघट्ट होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू गैंग या मैट्रिक्स क्या है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू 2 मार्क्स का कि गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है। तो कहिएगा अयस्कों में उपस्थित वर्तमान अशुद्धियों को, यानी अयस्कों में जो अशुद्धियां होती हैं उन्हीं अशुद्धियों को मैट्रिक्स या क्या कहा जाता है बाबू, गैंग कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित वर्तमान अशुद्धियों को मैट्रिक्स या क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। जो भी क्या है अयस्क है जिन्हें भू परपटी से निकाला जाता है उनके अंदर जो भी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उन्हीं अशुद्धियों को ही मैट्रिक्स या क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर इसी में है आपके पास धातु कर्म या मेटलर्जी क्या है, तो ध्यान से पढ़िए। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या करने के लिए, दूर करने तथा अयस्क से धातु प्राप्त करने से पूर्व किए गए सभी प्रक्रम क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। यानी अयस्क से हमको क्या करना है, धातु प्राप्त करना है। तो सबसे पहले अयस्क को हम क्या करेंगे बाबू, भू परपटी से निकालेंगे। अब भू परपटी से निकालने के बाद उस अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने से पहले जितने हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे उन सभी प्रोसेस को ही कहा जाता है धातु कर्म यानी मेटलर्जी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो पहला पॉइंट था कि मैट्रिक्स क्या है, तो कहिएगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। और अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने से पहले उपयोग में लाए जाने वाले सभी प्रक्रम को हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू, धातु कर्म कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। और धातु कर्म याद होगा आपको, सबसे पहले अयस्क को महीन चूर्ण में बदलते हैं, फिर अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर क्या करते हैं बाबू, जारण या निस्तापन है, फिर उनका प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण करते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू देखिएगा ध्यान से, फ्लक्स क्या है बाबू, फ्लक्स यानी फ्लक्स हम लोग के पास है। फ्लक्स को ही क्या बोलते हैं, वो गालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, गालक। 2 नंबर एक क्वेश्चन आता है फ्लक्स या गालक क्या है, तो वह रासायनिक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अशुद्धियों को किसमें चेंज कर दे, द्रवणशील अशुद्धियों में परिवर्तित करता है, फ्लक्स या गालक कहलाता है। यानी अगर अयस्क में मान लीजिए जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां क्या हैं, द्रवणशील नहीं है, यानी गर्म करने के बाद वो द्रव में परिवर्तित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं बाबू, एक रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। वो रासायनिक पदार्थ क्या करता, उस अद्रवणशील अशुद्धि को किसमें चेंज कर देता है, द्रवणशील अशुद्धि में चेंज कर देता है। तो वही रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है, फ्लक्स या गालक कहलाता है। ठीक है बाबू, तो याद कर लीजिए गालक क्या है बाबू, तो गालक वह रासायनिक पदार्थ है जो अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अशुद्धियों को किसमें चेंज करता है, द्रवणशील अशुद्धियों में परिवर्तित करता है, फ्लक्स या क्या कहलाता है, गालक कहलाता है। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट इसी में है बाबू, गालक के बाद आपके पास है धातुमल। धातुमल क्या है बाबू, तो देखिएगा ध्यान से डिफिनेशन, 2 मार्क्स का धातुमल आता है। मैट्रिक्स तथा गालक की क्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ क्या कहलाता है, धातुमल कहलाता है। यानी जो अशुद्धियां था अद्रवणशील अशुद्धि, उससे क्या मिलेगा, गालक मिलेगा। और गालक मिलने के बाद एक विशेष प्रकार के पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा, और वही पदार्थ आपका क्या कहलाता है, धातुमल कहलाता है। धातुमल किस अवस्था में पाया जाता है बाबू, तरल अवस्था में पाया जाता है। और धातु के ऊपर यानी तरल जो धातु होता है, मोल्टेन धातु, उसके ऊपर क्या करता है, तैरते रहता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो 4 पॉइंट समझ में आया। पहला गैंग क्या है, अयस्कों में उपस्थित वर्तमान अशुद्धियों को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या गैंग बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, धातु कर्म, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने से पूर्व किए गए सभी प्रक्रम, सभी प्रोसेस क्या कहलाते हैं, धातु कर्म कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा बाबू गालक क्या है, फ्लक्स क्या है, तो अयस्क वह पदार्थ जो अद्रवणशील अशुद्धि को किसमें चेंज करे, द्रवणशील अशुद्धि में चेंज करे, क्या कहलाता है, फ्लक्स या गालक कहलाता है। फिर धातुमल क्या है, मैट्रिक्स तथा गालक, यानी जो आपके पास अशुद्धि है और गालक है, मिलने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण करेंगे क्या कहलाता है, धातुमल। और धातुमल क्या है बाबू,
तरल अवस्था में पाया जाता है और किसके ऊपर, तरल धातु के ऊपर क्या करता है, तैरते रहता है। ये बाबू ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स किसके साथ मिल रहा है बाबू, देखिए मैट्रिक्स मिल रहा है किसके साथ, गालक के साथ। किसके साथ मिल रहा है बाबू, गालक के साथ क्या हो रहा है, मिल रहा है। और गालक के साथ मिलने के बाद किसका निर्माण कर रहा है, धातुमल का। जैसे SiO2 किसके साथ बाबू, CaO के साथ मिलके क्या बनाता है, CaSiO3। बहुत यानी कैल्शियम सिलिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्या है बाबू, धातुमल। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इनमें से कौन धातुमल है, तो देखिए वो मैट्रिक्स है SiO2, गालक है CaO और CaSiO3 क्या है, धातुमल। समझ में आया कि नहीं बाबू, ये चारों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग के पास है, क्वेश्चन नंबर हम नहीं दिए हैं, आप पढ़ते चलिए, ठीक है बाबू। अब क्रिया की कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि अब क्रिया की कोटि क्या है। देखिए बाबू, यानी अब क्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण पदों के घातों का योग अब क्रिया की कोटि कहलाती है। यानी जो भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, जैसे ROR रेट ऑफ क्या है, रिएक्शन है, और यहाँ पे K क्या है बाबू, वेग स्थिरांक, A के पावर क्या बाबू x और b के पावर क्या है y। देखिए बड़ा कोष्ठक में लिखने का मतलब है कि हमारे पास, देखिए सबसे पहले मैं रिएक्शन बता देता हूं, a प्लस बी, और मान लीजिए a प्लस बी से क्या बना बाबू, c बना, ठीक है बाबू। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ROR, ये k है और ये a अभिकारक है, इधर वाला क्या है बाबू, अभिकारक है, और तीर के उस पार वाला क्या है, उत्पाद है। तो हमने क्या लिखा, बड़ा कोष्ठक में लिखने का मतलब है अभिकारक A का क्या है, सांद्रण है, और यहां बड़ा कोष्ठक में लिखने का मतलब अभिकारक B का क्या है, सांद्रण है। तो जो भी अभिकारक के सांद्रण का ये घात है x और y, इन्हीं का योग क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो यहां से अभिक्रिया की कोटि क्या निकल जाएगा वो, n बराबर x प्लस क्या निकलेगा, y निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू, n बराबर x प्लस y। यानी अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, और अभिक्रिया की कोटि n बराबर हो जाएगा x प्लस y। समझ में आया कि नहीं बाबू। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमने लिखा है कि क्या है बाबू, यहाँ पे वेग स्थिरांक है, क्या है बाबू, वेग क्या है, स्थिरांक है, ठीक है बाबू। और ये किस पे केवल डिपेंड करता है, ताप पर क्या करता है, डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो आप याद रखिए किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और दूसरी बात, अगर के का आपसे मात्रक पूछा जाए, हर साल एक मात्रक पूछता है, तो के का मात्रक याद रखिएगा मोल प्रति लीटर। क्या याद रखिएगा बाबू, मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n रखिएगा। कितना रखिएगा, 1 माइनस n, और सेकेंड के पावर -1। ये ट्रिक आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अगर आपसे किसका पूछा जाए, आपसे प्रथम कोटि का पूछा जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर आपसे मात्रक पूछा जाए, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा सेकेंड के पावर कितना होता है, -1। किसके लिए बाबू, प्रथम कोटि के लिए। और जीरो ऑर्डर के लिए यानी शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा बाबू, तो शून्य कोटि के लिए होता है बाबू मोल लीटर के पावर -1, सेकेंड के पावर कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है बाबू, मोल लीटर के पावर -1, सेकेंड के पावर -1 होता है। अगर द्वितीय कोटि का पूछेगा, बस आप n का मान रखते चलिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, k का क्या निकलेगा, मात्रक निकलेगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। तब क्रिया की कोटि समझ में आए बाबू, यानी जो भी हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास क्या है बाबू, अभिक्रिया का वेग समीकरण है, उसमें अभिकारक के सांद्रण के पदों के घातों का योग क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे क्या है,
x प्लस वाई है, और k क्या है, वेग स्थिरांक, जो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। इसका मात्रा क्या होता है, वो मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n, सेकेंड के पावर -1, जहां n क्या है, अभिक्रिया की क्या है, कोटि है। और याद रखिएगा शून्य कोटि के लिए कितना होता है, मोल लीटर के पावर -1, सेकेंड के पावर -1, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड के पावर -1। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आणविकता। आणविकता क्या कह रहा है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, आणविकता बोलते हैं। यानी जो भी रासायनिक समीकरण होती है उसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनके अणुओं की जो क्या होती है वो संख्या होती है, उन्हीं के अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, आणविकता कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन है, H2 प्लस N2 मिलके क्या बनाया बाबू, NH3 अमोनिया बनाया। अब इसको बैलेंस कीजिएगा तो नाइट्रोजन कितनी बार है, 3 बार, तो 3 दूना, नाइट्रोजन नहीं बाबू, हाइड्रोजन 3 बार है तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 बार था, 3 से गुणा करे 6, नाइट्रोजन कितनी बार, 2 बार इधर और 2 बार क्या है, इधर है। अब चलिए आप बताइए, यहां देख रहे हैं हम लोग कि अभिकारक, अभिकारक कौन है बाबू, जो इस साइड वाला, तीर के इस साइड वाला ही क्या है बाबू, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। आप देख रहे हैं बाबू अभिकारक इस साइड कितने हैं, देखिए बाबू 3 इधर है और 1 इधर है, 3 और 1 मिलकर कितना हो गया, 4। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग के पास था आणविकता, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो क्या है, अभिकारक हैं, उनके अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। समझ में आया बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी नंबरिंग नहीं है तो इसलिए ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है बाबू। लवण सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि लवण सेतु क्या होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। लवण सेतु बाबू यू आकार की एक क्या होती है, नली होती है, जिसमें उदासीन विद्युत अपघट्ट KCl, KNO3, जिलेटिन, एगार जेल क्या होता है, भरा रहता है। समझ में आया बाबू? तो लवण सेतु क्या होती है, एक यू आकार की क्या होती है, नली होती है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि बाबू लवण सेतु का कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। लवण सेतु का क्या कार्य है, तो लवण सेतु 2 अर्ध सेलों को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे ये काम करता है। तो आप गैल्वेनिक सेल पढ़े होंगे बाबू, गैल्वेनिक सेल, कौन सेल बाबू, गैल्वेनिक सेल आप लोग पढ़े होंगे। मान लीजिए हम लोग के पास ये क्या है, गैल्वेनिक सेल है। इधर आपके पास क्या भरा है बाबू, विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, और इधर भी आपके पास क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्ट क्या है, भरा हुआ है। मान लीजिए ये विद्युत अपघट्ट क्या है बाबू, कॉपर सल्फेट का है, जबकि ये विद्युत अपघट्ट किसका है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का। ठीक है बाबू। एक इधर एक क्या रहेगा बाबू, इलेक्ट्रोड लगा रहेगा। एक इधर हमारे पास क्या है बाबू, इलेक्ट्रोड है, और दूसरा एक इधर हम लोग के पास क्या है बाबू, इलेक्ट्रोड है। समझ में आया कि नहीं बाबू? 2 इलेक्ट्रोड है। इधर वाले इलेक्ट्रोड का हमने क्या माना बाबू, एनोड माना। इधर वाला इलेक्ट्रोड हम लोग के पास क्या है बाबू, कैथोड है। ठीक है बाबू। एनोड पे होता है -4, कैथोड पे होता है +4। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है बाबू। अब देखिए 2 अर्ध सेल हो गए, एक जिंक सल्फेट वाला और एक कॉपर सल्फेट वाला। दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यू आकार की नली का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यही जो यू आकार की हम नली बना रहे हैं, ये जो नली है बाबू, इसी नली को हम लोग क्या नाम देते हैं, लवण सेतु नाम देते हैं। क्या देते हैं बाबू, लवण सेतु। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो याद कीजिए लवण सेतु क्या काम करता है, तो 2 अर्ध सेलों को जोड़ता है। दूसरा, लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों के बीच विद्युत उदासीनता क्या करता है, बनाए रखता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो 2 पॉइंट्स का क्या है, ये 2 जो पॉइंट्स है 2 पॉइंट्स हमने बता दिए, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, आता है। तो एक बार देख लीजिए बाबू, लवण सेतु क्या है। लवण सेतु यू आकार की नली होती है, जिसमें उदासीन विद्युत अपघट्ट जैसे KCl, KNO3, जिलेटिन, एगार जेल भरा होता है। दूसरा, लवण सेतु क्या होता है, 2 अर्ध सेलों को जोड़ता है। लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों के बीच विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। समझ में आया कि नहीं है बाबू? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू हम लोग के पास
छोटा छोटा 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए बाबू, छोटा सा एकदम सुंदर सा क्या डिफिनेशन है, आपको याद हो जाएगा। कह रहा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में क्या होती है, वह वृद्धि होती है, और यही वृद्धि क्या कहलाता है, क्वथनांक का क्या कहलाता है, उन्नयन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। यानी किसी भी विलायक में अगर हम अवाष्पशील विलेय मिलाएं तो उस विलयन के क्वथनांक में अब क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। यानी हमको सीखने को क्या मिला कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है, और यही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है बाबू। और देखिए यहाँ डेल्टा टी, मान लीजिए मैंने बॉइलिंग का निकाला तो डेल्टा टी यानी बॉइलिंग में जो क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है, डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टीओ, ये आपके पास किसका है बाबू, विलायक का। किसका है बाबू, विलायक का क्या है, क्वथनांक है। किसका क्वथनांक है बाबू, विलायक का क्वथनांक है। जबकि हमारे पास टीएस किसका है, विलयन का क्या है, क्वथनांक है। किसका क्वथनांक है बाबू, विलयन का क्या है, क्वथनांक। समझ में आया कि नहीं बाबू। आपको समझ में आया होगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जो क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। और विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है, और क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टीओ होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड आपसे किसका नियम पूछा जाएगा बाबू, राउल्ट का नियम पूछा जाएगा, क्योंकि क्वथनांक का उन्नयन क्या है, क्वथनांक का उन्नयन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, और राउल्ट का नियम आपसे पूछा जाएगा। तो मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको कि जो राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के क्या होता है बाबू, नियम से आपको याद रखना है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होता है बाबू, तो इस विलयन के मोललता के, किसके बाबू, मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के। यहां से आप लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर, आप एक कांस्टेंट टर्म के यूज करेंगे और यहाँ पे सी एम, मैंने एफ मान लिया, एफ नहीं बी माना, क्या माना बाबू, बी मान लिया, बॉइलिंग स्थिरांक है, जो क्या के क्या है बाबू, बॉइलिंग क्या है, स्थिरांक है। और आप इससे एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर आप लिख सकते हैं बाबू के बी। अब मोललता क्या होता है बाबू, मोललता होता है बाबू विलेय 1 केजी विलायक में, किसमें, 1 केजी विलायक में। मान लीजिए विलायक हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, इसमें विलेय की जो मोल संख्या होती है एन, किसकी मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या, ये है बाबू विलेय की मोल संख्या। अगर आपसे 5 नंबर का पूछेगा तो ऐसे ट्रिक लगाइएगा, विलेय की मोल संख्या, और ये आपके पास क्या है बाबू, विलायक का क्या है, द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है बाबू, विलायक का क्या है बाबू, द्रव्यमान है। याद रहेगा बाबू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर के बी यानी बॉइलिंग कांस्टेंट। आप लिख सकते हैं बाबू मोल संख्या क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान। मान लीजिए मैंने विलेय का आणविक द्रव्यमान m मान लिया और नीचे आपके पास पहले से क्या है, b है, तो ये आप रिलेशन निकाल सकते हैं। आप याद रखिएगा, ये विलेय का कौन द्रव्यमान है बाबू, आणविक द्रव्यमान है। कौन द्रव्यमान है बाबू, आणविक द्रव्यमान। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था आपके पास किसका, क्वथनांक का बाबू उन्नयन। समझ में आया कि नहीं बाबू। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जो क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा टीएस माइनस टीओ होता है। अगर 2 नंबर का पूछेगा तो इतना लिखेगा। अगर आपसे राउल्ट का नियम पूछे तो आप बता सकते हैं, राउल्ट के नियम के अनुसार जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है,
है। और डेल्टा टी बी बराबर कांस्टेंट टर्म के बी ला दिए cm। मोललता क्या होता है, विलेय की मोल संख्या बट्टा विलायक का द्रव्यमान। मोल संख्या क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान मान लीजिए a है, आणविक द्रव्यमान क्या है, m है। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। जब 5 मार्क्स का पूछेगा तब ये फार्मूला लगाइएगा, 2 मार्क्स का पूछेगा बस इतना लिख दीजिएगा, कहानी क्या है, खत्म है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमांक का अवनमन, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। हिमांक का अवनमन कह रहा है जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन के हिमांक में क्या आती है, कमी आती है, जो हिमांक का क्या कहलाता है, अवनमन कहलाता है। और विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, विलयन का हिमांक किससे बाबू, शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम होता है। इतना याद रखना है, ठीक है बाबू। अच्छा दूसरी बात याद रखना है, हिमांक का अवनमन इस बार क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर टी ओ माइनस टी एस। ये किसके लिए है, ये है बाबू विलयन का, किसका बाबू, विलयन का, विलयन का हिमांक है, विलयन का क्या है बाबू, हिमांक है। आप लिख सकते हैं, इतना तो आप लोग पढ़े हैं। और ये क्या है बाबू, टी ओ किसका है, विलायक का क्या है, हिमांक है। किसका हिमांक बाबू, विलायक का हिमांक। समझ में आया कि नहीं बाबू, बहुत बढ़िया। और अगर इसका भी अगर आपसे क्या पूछे, राउल्ट का नियम पूछे, किसका नियम पूछे बाबू, इसके लिए भी आपसे राउल्ट का नियम पूछे तो आप पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार ही चेंज कर दीजिएगा। किसका नियम बाबू, राउल्ट का जो क्या होगा, नियम होगा। कितना होगा बाबू बता दीजिए। इस बार लिखेंगे डेल्टा टी एफ, और टी एफ समानुपाती क्या होता है, मोललता। मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर वही कहानी करेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिख देंगे, के एफ सी एम, ठीक है बाबू। और फिर लास्ट लाइन बाबू आप लिख सकते हैं, लास्ट लाइन में क्या लिखिएगा, लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा बाबू कि यहां से हो जाएगा डेल्टा टी एफ और ये हो जाएगा के एफ। फिर मोललता के लिखे थे विलेय का द्रव्यमान ए, आणविक द्रव्यमान कैपिटल एम, विलायक का द्रव्यमान कितना बाबू, डी। ठीक है बाबू, तो ये फार्मूला हम लगा देंगे, हमारे पास क्या निकल जाएगा, हिमांक का अवनमन निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। और ध्यान दीजिएगा, अगर ग्राम में दिया होगा तो अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में होगा तब 1000 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, तो ये था आपके पास क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था बाबू, ये क्वेश्चन था हिमांक का अवनमन क्या है, हिमांक का अवनमन है बाबू कि अगर शुद्ध विलायक में क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील क्या मिलाएंगे, विलेय मिलाएंगे तो क्या होगा बाबू, उसके हिमांक में कमी आएगा, तो हिमांक का क्या कहलाएगा, अवनमन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोनों आपको समझ में आया होगा, वो 5 नंबर का पूछेगा तो आप ये फार्मूला लगाइए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, वाष्प दाब का अवनमन। पहले वाष्प दाब का अवनमन पढ़ेंगे हम लोग, फिर पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बाबू, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है, जो वाष्प दाब का क्या कहलाता है, अवनमन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। यानी शुद्ध विलायक में जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया जाएगा तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आएगा, जो वाष्प दाब का क्या कहलाएगा, अवनमन कहलाएगा। वाष्प दाब का जो क्या होता है बाबू, अवनमन होता है। इस कंडीशन में विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। दूसरी बात याद रखना है, वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा, PO माइनस कितना, PS। जो PO है विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है बाबू। अगर आपसे पूछा जाए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है तो कहिएगा वाष्प दाब का अवनमन जितना निकला है उसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो क्या निकल जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा PO माइनस PS बट्टा PO। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये कहानी था आपके पास वाष्प दाब का अवनमन। समझ में आया कि नहीं बाबू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले मैं फिर से समझा देता हूं, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता हो तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आती है बाबू, विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है, वही कहलाता है किसका बाबू,
वही कहलाता है वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है बाबू। और विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा, PO माइनस PS। जो PS क्या है बाबू, ये आपके पास है विलयन का, किसका बाबू, विलयन का क्या है, वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। जबकि PS क्या है बाबू, विलायक का वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब, विलायक का क्या है बाबू, वाष्प दाब है। इतना समझ में आ गया होगा बाबू। अच्छा, और क्या करेंगे, अगर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहेगा तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षिक जो अवनमन होगा वो कितना होगा बाबू, वो होगा वाष्प दाब का अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दे देंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग के पास, क्वथनांक स्थिरांक। बहुत फेमस है क्वथनांक स्थिरांक, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वथनांक स्थिरांक क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा। किसी विलायक के कितना केजी में, 1 केजी में विलेय के 1 मोल मिलाने पर, क्या बोले बाबू, किसी विलायक के 1 केजी में विलेय के कितना मोल मिलाने पर, 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगा बाबू, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं यार। विलायक कितना केजी होना चाहिए, 1 केजी, और विलेय कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्वथनांक में होने वाली वृद्धि कहलाता है क्वथनांक स्थिरांक। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं। मैंने अभी आपको बताया राउल्ट के नियम से डेल्टा TB, यही पढ़े थे बाबू, कितना पढ़े थे याद कीजिए, यानी N यानी विलेय की मोल संख्या, या फॉर्मूला डाटा लिख लीजिए, KB था, इंटू में था बाबू A/M, इंटू में क्या था B, यहां था बाबू। अच्छा, इतना फॉर्मूला हमने देखा था राउल्ट के नियम से। अब देख लीजिए बाबू, आपको मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा TB बराबर KB इंटू में, देख लीजिए बाबू, यही है मोल संख्या, विलेय का द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान, इसके जगह पर 1 इंटू में, इंटू नहीं बाबू, बट्टा के नीचे कितना लिख देंगे, विलायक का द्रव्यमान भी कितना माना है हमने, विलायक का द्रव्यमान 1 केजी माना है। तो अब देखिए क्या निकल गया बाबू, यहां से फॉर्मूला निकल गया, डेल्टा TB बराबर क्या निकल गया, KB। यानी यही तो फॉर्मूला निकला कि 1 केजी क्या मान लीजिए विलायक, 1 केजी क्या मानिए, विलायक मानिए, और विलेय की मोल संख्या कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो इस कंडीशन में क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्या कहलाता है, यही कहलाता है बाबू, कौन, क्वथनांक स्थिरांक। क्या कहलाता है, क्वथनांक स्थिरांक या उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू। यानी ये आपको क्या करना है, समझना है। समझ में आया कि नहीं बाबू। यानी ये आपको हमेशा याद रखना है कि हम लोग का क्वथनांक स्थिरांक क्या है, यानी किसी विलायक के 1 केजी में, विलायक के 1 केजी में विलेय के 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक स्थिरांक बाबू, क्वथनांक स्थिरांक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन क्या कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। समझ में आ गया होगा बाबू। मैंने फॉर्मूला भी आपको क्या कर दिया, समझा दिया। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमांक स्थिरांक। ये तो उसी तरीके से है कि किसी विलायक के 1 केजी में विलेय के 1 मोल मिलाने पर हिमांक में आने वाली कमी क्या कहलाता है, हिमांक स्थिरांक कहलाता है। अब ये भी राउल्ट के नियम से क्या पढ़े थे बाबू, ये भी पढ़े थे राउल्ट के नियम से कि डेल्टा TF बराबर था KF A/M, और M के साथ क्या था बाबू, B था। अभी पढ़े आप लोग बाबू, फिर से वही कहानी लिखिए, डेल्टा TF बराबर KF। अब बताइए बाबू, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे A/M, A/M यही क्या है, मोल संख्या।
कौन संख्या है बाबू? मोल संख्या। मोल संख्या को हमने कितना मान लिया है? तो मोल संख्या को हमने 1 मान लिया है। और नीचे विलायक का द्रव्यमान भी हमने कितना मान लिया है? 1 kg मान लिया है, तो नीचे 1। अब कितना निकल गया बाबू? देखिए बाबू, TF बराबर निकल गया KF, यानी ये जो किसमें वृद्धि हो रही है? जो हिमांक का अवनमन हो रहा है, हिमांक का क्या हो रहा है बाबू? अवनमन हो रहा है, यही कहलाएगा कौन? स्थिरांक बाबू। यानी क्या है? हिमांक स्थिरांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? हिमांक स्थिरांक कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? 2-2 नंबर का सिंपल क्वेश्चन आता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर से शुरुआत करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। फैराडे का नियम 5 मार्क्स का नंबर आ सकता है, या इसमें से किसी एक को पूछेगा 2 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स के लिए हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे इसके। क्या है बाबू? फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। सबसे पहला प्रथम नियम पढ़ते हैं। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी जो भी विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है बाबू? विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये आपके पास क्या है? एक वोल्टामीटर। वोल्टामीटर मतलब जो बर्तन है, इसके अंदर हमने क्या रखा बाबू? विद्युत अपघट्य रखा। क्या रखा बाबू? विद्युत अपघट्य। और इधर हमने क्या मान लिया बाबू? इधर एक एनोड मान लिया, और इधर एक हमने क्या मान लिया? कैथोड मान लिया। क्या मान लिया बाबू? कैथोड। ये है आपके पास एनोड, और ये आपके पास क्या है बाबू? कैथोड। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा, इसमें जो एनोड होता है प्लस चार्ज, कैथोड होता है माइनस चार्ज। किसके लिए? विद्युत अपघटन की कंडीशन में। जबकि गैल्वेनिक सेल में इसका क्या होता था? उल्टा होता था। अब बाबू जैसे ही इससे क्या प्रवाहित किया जाएगा बाबू? धारा क्या किया जाएगा? प्रवाहित किया जाएगा। क्या प्रवाहित किया जाएगा? धारा जैसे ही प्रवाहित किया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर प्लस प्लस और सल्फेट माइनस माइनस। तो जो कॉपर प्लस प्लस है, कितना इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उससे कितनी आवेश क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो कॉपर का द्रव्यमान है, वो किसके समानुपाती होता है? आवेश का। तो M बराबर हमने एक समानुपाती चिन्ह क्या मान लिया? Z, और आवेश Q आप पढ़े होंगे, I बराबर कितना होता है? Q/T होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू? यहां से IT। तो हमने क्या रख दिया? IT। तो M बराबर क्या हो गया बाबू? ZIT, जहां Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I क्या है? विद्युत धारा, T क्या है बाबू? समय है। तो ये आपके पास है फर्स्ट नियम किसका बाबू? फैराडे का। बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी पूछता है कि फैराडे का प्रथम नियम किससे रिलेटेड है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये भी पूछ सकता है। तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, ये आपको क्वेश्चन क्या रखना है? याद रखना है। तो फैराडे के प्रथम नियम आपको समझ में आ गया होगा, M बराबर ZIT। और याद रखिएगा, अगर हम कितनी धारा बहाएं 1 फैराड, तो कॉपर से बार बार क्वेश्चन आता है कि 1 फैराड आवेश बहाने पर कॉपर का कितना द्रव्यमान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है? तो कॉपर प्लस के लिए याद रखिएगा बाबू, कितना? 31.75 ग्राम क्या होता है? मुक्त होता है। कितना बाबू? 31.75 ग्राम क्या होता है? मुक्त होता है। आपको क्या रखना है? याद रखना। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा इसका नियम क्या कहता है कि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्यों से समान परिमाण की धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है? समानुपाती होता है। समझ में आया कि नहीं? पहली बार एक हमने विद्युत अपघट्य माना,
अब कितने विद्युत अपघटन मान लेंगे? 2, और दोनों से समान परिमाण की धारा समान समय तक प्रवाहित करेंगे तो इस बार जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है किसके समानुपाती होगा? उनके रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी M1 समानुपाती E1, M2 समानुपाती E2। ठीक है बाबू, तो ये आपको फॉर्मूला क्या रखना है? याद रखना है, ये है फैराडे का द्वितीय नियम। कौन सा नियम है बाबू? द्वितीय नियम। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं, आप इसका क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, आप इसे याद कर लीजिएगा। 5 नंबर का ये क्या आता है? क्वेश्चन आता है। पहला है M बराबर ZIT, दूसरा M1 समानुपाती E1, M2 समानुपाती क्या बाबू? E2। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? ध्यान से हम लोग देखेंगे, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या है? बहुत फेमस क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या है? कह रहा है विद्युत अपघटन की क्रिया में 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का ग्राम में जो द्रव्यमान होगा वही कहलाएगा विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। ठीक है बाबू, यानी विद्युत अपघटन की जो क्रिया हो रही है, अगर 1 एम्पियर की धारा कितने समय तक? 1 सेकेंड तक क्या किया जाए बाबू? प्रवाहित किया जाए, तो इस कंडीशन में जितना इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का द्रव्यमान मुक्त होगा वो ग्राम में अगर हो तो वही कहलाएगा विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। अभी आपने देखा बाबू M बराबर क्या था? ZIT। कितना था बाबू? M बराबर ZIT। हमने I के जगह पर कितना मान लिया? 1 एम्पियर, और T के जगह पर कितना मान लिया? 1 सेकेंड। तो M बराबर देखिए बाबू Z, I के जगह पर 1 और T के जगह पर 1, यानी M बराबर क्या निकला? Z, यानी M बराबर Z निकला। मतलब यही जो मुक्त द्रव्यमान है, मुक्त द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान किस में होना चाहिए सर? ग्राम में। तो ये कहलाएगा विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। क्या कहलाएगा बाबू? विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो जारण और निस्तापन में क्या लिखे? अंतर लिखे। या आपसे कह सकता है जारण और भर्जन, जारण को ही भर्जन बोलते हैं, और निस्तापन में क्या लिखे? अंतर लिखे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और यहां से ऑब्जेक्टिव भी हर साल आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है बाबू, चलिए पहला अंतर क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। जारण में अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। यानी जब भी जारण की प्रक्रिया होगी, जारण की प्रक्रिया में अयस्क को हमेशा वायु की पर्याप्त मात्रा में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और निस्तापन में अयस्क को वायु की अपर्याप्त मात्रा में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। चलिए पहला पॉइंट तो समझ में आया होगा, जारण में अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करेंगे, और निस्तापन में अयस्क को वायु की अपर्याप्त मात्रा में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। समझ में आया बाबू? चलिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, जारण किनके लिए यूज करेंगे बाबू? सल्फाइड अयस्क के लिए, जबकि निस्तापन किनके लिए यूज करेंगे बाबू? कार्बोनेट अयस्क के लिए यूज करेंगे। जारण किसके लिए बाबू? सल्फाइड अयस्क के लिए। निस्तापन किसके लिए? कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। जारण में सल्फाइड अयस्क किसमें चेंज हो जाता है? ऑक्साइड अयस्क में। जबकि निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क किसमें चेंज होता है? ऑक्साइड अयस्क में क्या होता है? चेंज होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो जारण में पहला पॉइंट, जारण में अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करेंगे, निस्तापन में अयस्क को वायु की अपर्याप्त मात्रा में गर्म करेंगे। जारण सल्फाइड अयस्क के लिए यूज होता है, जबकि निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए यूज होता है। जारण में सल्फाइड चेंज होगा ऑक्साइड में, जबकि निस्तापन में कार्बोनेट चेंज होगा किसमें? ऑक्साइड में। ठीक है। और एक फेमस लाइन और है कि जारण में याद रखना है कौन सी गैस निकलेगी? जारण में हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जबकि निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकलती हैं? बाहर निकलती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? और ये इक्वेशन अगर आप याद कर लीजिएगा सब काम चल जाएगा। जैसे
ZnS किसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में गर्म कर रहे हैं, तो किसमें चेंज हो गया बाबू, ZnS ZnO में। ये सल्फाइड एस का है, यानी लास्ट में एस है, जिंक का सल्फाइड एस का है, और किसमें चेंज होगा, जिंक का ऑक्साइड एस में। और कौन सी गैस निकली बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सल्फाइड चेंज हुआ ऑक्साइड में, किसकी उपस्थिति में गर्म किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और कौन सा गैस बाहर निकला बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि यहां देखिए कार्बोनेट एस के लास्ट में क्या दिया, CO3, कार्बोनेट एस को गर्म किए, लेकिन यहां वायु की कोई मात्रा नहीं है या अपर्याप्त मात्रा है, तो कार्बोनेट चेंज हुआ ऑक्साइड में। और कौन सी गैस निकली बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। और एक बात अगर याद रखना है तो याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्क का कभी कभी पूछता है, सल्फाइड अयस्क का अगर हम क्या करें, सांद्रण करें, क्या करें बाबू, सांद्रण, तो किस विधि से, तो फेन प्लावन या फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा बाबू, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा इसका क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या आ रहा है, चलिए ऊपर से हम लोग देखते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ऊपर से देखते हैं, पहला इसमें क्या आ रहा है, हाँ मोलरता, बहुत फेमस क्वेश्चन है मोलरता, और हर साल एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। मोलरता क्या है बाबू, प्रति लीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित विलेय की मोल संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। प्रति लीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित विलेय की मोल संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर हो जाएगा वो विलेय की मोल संख्या बट्टा बिलियन का आयतन। विलेय की मोल संख्या बट्टा बिलियन का क्या होगा बाबू, आयतन। अगर आयतन ml में दिया है तो किससे गुणा कर दीजिएगा, 1000 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू, बहुत फेमस है, हर साल इस पे एक ऑब्जेक्टिव और साथ साथ सब्जेक्टिव भी आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। समझ में आया कि तो मोलरता निकालने के लिए आपको आना चाहिए विलेय की मोल संख्या बट्टा बिलियन का आयतन। और विलेय की मोल संख्या कैसे निकालिएगा, जो भी विलेय का द्रव्यमान दिया होगा A, उसमें उसके आणविक द्रव्यमान से क्या कर दीजिएगा, भाग दीजिएगा। ठीक है बाबू। और एक और बात, मोलरता का मात्रक कोई आपसे पूछे तो मात्रक याद रखिएगा, मोलर। मोलर क्या है बाबू, मोलरता का क्या है, मात्रक है। तो इतना आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है बाबू, तो पहला समझ में आ गया। चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं, मोललता क्या है। तो प्रति किग्रा, यहां गलती हो गया बाबू, प्रति क्या हो जाएगा, किग्रा। प्रति किग्रा किसमें बाबू, विलायक में उपस्थित विलेय की मोल संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। देखिए ऊपर था मोलरता, इस बार क्या है, मोललता। प्रति केजी विलायक में, यानी विलायक का द्रव्यमान कहाँ रहेगा, नीचे, उसमें किसकी मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या क्या कहलाएगी, मोललता। अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो किससे गुणा कर दीजिएगा, 1000 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है बाबू। अगर आपसे पूछा जाए इसका मात्रक कहा जाए तो कहिएगा मोलल। क्या कहिएगा बाबू, मोलल। किसका मात्रक है, मोललता का क्या है, मात्रक है। मोलरता का मात्रक क्या है बाबू, मोलर है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोल प्रभाज, बहुत फेमस मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है बाबू, बिलियन के किसी एक अवयव की मोल संख्या तथा बिलियन की मोल संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। यानी बिलियन के, क्या समझना है, बिलियन के किसी एक अवयव, मान लीजिए बिलियन का एक अवयव क्या है हम लोग के पास, बिलियन का एक अवयव मान लीजिए विलेय है और दूसरा क्या है, विलायक है। और विलेय प्लस विलायक मिलके क्या बना देगा बाबू, बिलियन बना देगा। ठीक है। मोल संख्या हमने माना, विलेय का n माना, विलायक का कैपिटल N माना, तो बिलियन का कितना हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक यानी n प्लस n। अब तो समझ में आ गया होगा कि बिलियन के किसी एक अवयव का मोल प्रभाज चाहे हम स्मॉल n मानेंगे या कैपिटल N मानेंगे, और बिलियन का मोल प्रभाज क्या मानेंगे, n प्लस क्या मानेंगे, n मानेंगे। अब देखिए जब मोल प्रभाज आया किसका बाबू, विलेय का मोल प्रभाज, डिफिनीशन से पढ़िए, बिलियन के किसी एक अवयव का मोल संख्या, तो विलेय का मोल प्रभाज जो होगा
किसकी मोल संख्या बाबू, ऊपर हो जाएगा विलेय की मोल संख्या। किसकी मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या, मोल संख्या बट्टा में किसकी बाबू, विलयन की मोल संख्या। किसकी मोल संख्या, विलयन की मोल संख्या। और जो ये रेशियो आएगा, मान आएगा, उसे ही कहेंगे विलेय का मोल प्रभाज XA। और उसी तरीके से विलायक का मोल प्रभाज ऊपर क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर हो जाएगा कैपिटल N, विलायक की मोल संख्या। विलायक की कौन संख्या बाबू, मोल संख्या। समझ में आया कि नहीं आया। और नीचे क्या लिखेंगे, N+N, विलयन की मोल संख्या। समझ में आया कि नहीं आया। विलेय का मोल प्रभाज पूछेगा, ऊपर विलेय की मोल संख्या, नीचे विलयन का मोल संख्या। ठीक है। अगर विलायक का पूछेगा तो ऊपर विलायक का मोल संख्या, नीचे विलयन का मोल संख्या। अब देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दोनों का अगर हम सम निकाल दें, यानी विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज का सम कितना होता है, 1 होता है। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखिए बाबू, विलेय का जो मोल प्रभाज आया था N/N+N, और विलायक का क्या आया था बाबू, कैपिटल N/N+N। अगर दोनों को आप सम कीजिएगा, n नीचे क्या है, एलसीएम समान है तो लिखेंगे N+N, ऊपर आ जाएगा बाबू N+N, N+N से N+ कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। यानी मोल प्रभाज विलेय प्लस विलायक का मोल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है। आपको याद रखना है। अगर आपसे XA पूछ दे तो 1 माइनस क्या लिख दीजिएगा, XB। अगर XB पूछे तो 1 माइनस क्या लिखिएगा, XA। कोई एक मोल प्रभाज निकाल लीजिए और उसमें उसको 1 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। आपको क्या निकल जाएगा, दूसरे अवयव का मोल प्रभाज निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था हम लोग के पास मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। ठीक है बाबू। और एक और बात याद रखिएगा, इसका मात्रक कोई पूछ दे आपसे, इसका मात्रक, ये बाबू होता है मात्रकहीन। क्या होता है बाबू, ये होता है मात्रकहीन। क्यों मात्रकहीन होता है बाबू, यानी इसका कोई मात्रक क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल संख्या है, नीचे भी मोल संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है बाबू। और एक और बात इससे याद रखिएगा बाबू, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। यानी ये ताप से क्या होता है बाबू, स्वतंत्र होता है। टेम्परेचर से क्या है बाबू, स्वतंत्र। समझ में आया कि नहीं बाबू, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं यहां पे, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या याद रखना है बाबू, देखिए आपको 4 टर्म देगा, मोलरता। क्या देगा बाबू, मोलरता। दूसरा आपसे कह देगा मोललता। क्या कहेगा बाबू, मोललता। तीसरा आपसे कह देगा मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। और चौथा आपसे कहेगा नॉर्मलता। क्या बाबू, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है बाबू, मोलरता इंटू में n, मोलरता इंटू में n। ये क्या होता है बाबू, यानी मोल प्रति लीटर होता है। यानी क्या है, मोलरता। मोलरता जो होता है बाबू, इसका मात्रक याद रखिएगा, मोल प्रति लीटर। क्या होगा, मोल प्रति लीटर, या इसी को बोलिएगा मोलर। क्या बोलिएगा, मोलर। इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका याद रखिएगा मोल प्रति केजी, और इसको याद रखिएगा मोलल। क्या याद रखिएगा, मोलल। और मोल प्रभाज क्या होता है बाबू, याद रखिएगा मात्रकहीन होता है। और ये जो होता है इसका भी कितना होता है, मोल प्रति क्या होता है, लीटर। और मोल प्रति लीटर को यहाँ नॉर्मलता को नॉर्मल लिखता है, यानी नॉर्मल n से लिखता है। किससे लिखता है बाबू, नॉर्मल n से लिखा जाता है। ठीक है बाबू। अब देखिए ध्यान से, इसमें से पूछेगा कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो ये दोनों जो है बाबू ताप से स्वतंत्र है। ताप से क्या है बाबू, स्वतंत्र है। कौन कौन, तो याद रखिएगा मोललता और मोल प्रभाज ताप से स्वतंत्र, बाकी ये दोनों ताप पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग के पास आ रहा है,
कार्बोकेटायन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कार्बोकेटायन। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन धनावेशित होता है क्या कहलाता है? कार्बोकेटायन का जैसे CH3Cl जब टूटेगा CH3 प्लस में और Cl माइनस में, तो ये क्या कहलाएगा? कार्बोकेटायन। सिंपल आपको समझना है। नेक्स्ट कह रहा है कायरल यौगिक, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन अलग अलग 4 समूहों से जुड़ा होगा उसे कहा जाता है कायरल यौगिक। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों सहसंयोजक बंधन में अलग अलग समूहों से जुड़ा होगा तो उसे कहेंगे कायरल यौगिक। और याद रखिएगा बाबू, कायरल यौगिक में ग्लूकोज बहुत फेमस है, और ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है बाबू? 4 होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बाबू, इसी में है बाबू अकायरल। अकायरल मतलब वैसा यौगिक जिसमें कार्बन अलग अलग 4 समूहों से नहीं जुड़ा होगा उसे कहेंगे अकायरल कार्बन या अकायरल यौगिक बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू? अकायरल कार्बन या अकायरल क्या बोलेंगे बाबू? यौगिक बोल देंगे। आपको क्या रखना है? इसे याद रखना है। 2-2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आदर्श विलयन, बहुत फेमस आदर्श विलयन। तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या करे? पालन करे, आदर्श विलयन कहलाता है। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन न करे कैसा विलयन कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करे आदर्श, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे अनादर्श विलयन। ठीक है बाबू, और आप याद कर लीजिएगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है बाबू, इनकी प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी को भी क्या रखिएगा? याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है बाबू लिगेंड। क्या है बाबू? लिगेंड बहुत फेमस है। लिगेंड क्या है? तो याद रखिएगा वैसा समूह जो उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। यानी वैसा यौगिक जो उप सहसंयोजक यौगिक, जैसे बाबू यानी वैसा समूह, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है K4FeCN6 होता है ना बाबू, ये कैसा कंपाउंड है? तो उप सहसंयोजक यौगिक है। यही जो आपके पास Fe दिख रहा है, ये Fe क्या है बाबू? केंद्रीय परमाणु है। क्या है बाबू? केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम को ये वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा। तो Cn यहाँ पे क्या है बाबू? लिगेंड है। क्या है बाबू? लिगेंड, जो केंद्रीय परमाणु को क्या प्रदान कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है, तो यही कहलाता है लिगेंड। और बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव, लिगेंड कैसे काम करते हैं? तो याद रखना लेविस भस्म के तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो लिगेंड कैसे कार्य करते हैं? तो लिगेंड लेविस भस्म के तरह कार्य करते हैं। समझ में आया बाबू? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल और द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल। ठीक है बाबू, प्राथमिक बैटरी क्या होती है? तो वैसे बैटरी जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। जिन्हें एक बार उपयोग कर लिया जाए तो पुनः चार्ज नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगी? प्राथमिक बैटरी। जैसे डेनियल सेल क्या होती हैं? प्राथमिक बैटरी होती हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो प्राथमिक बैटरी। और वैसी बैटरी जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है, कौन बैटरी कहलाएंगे? द्वितीयक बैटरी कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू? जैसे लेड स्टोरेज बैटरी या लेड संचायक बैटरी कैसी होती हैं? द्वितीयक बैटरी होती। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।